हाय स्टूडेंट्स, हम लोगों ने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के 6 लेक्चर्स खत्म कर दिए हैं और आज हम इस लेक्चर को बेसिकली चालू करेंगे इम्पल्स से। सबसे पहले इम्पल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, इम्पल्स का बेसिक आइडिया हम सभी को बेसिकली से है। कैसे है? किसी को थप्पड़ मारना, फुटबॉल में किक करना, क्रिकेट बॉल में मारना, ऐसे कुछ जो भी आप ऐसा कुछ जो बहुत जल्द करते हैं, मतलब बहुत स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए करते हैं लेकिन हाई अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करते हैं, तब होता है इम्पल्स। सो इम्पल्सिव फोर्स इज बेसिकली व्हाट? इम्पल्सिव फोर्स is basically a very high amount of force acting for a very small interval of time, that are basically impulsive force। आइए देखते हैं इम्पल्स एक्चुअली क्या जनरेट करता है। देखिए, सोचिए अगर आप किसी को थप्पड़ मार रहे हैं और धीरे 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 आहिस्ते टच का टाइम बढ़ा के छोड़ दिए, तो उस पर उतना इम्पैक्ट क्यों आने नहीं वाला है? क्यों नहीं आने वाला है? क्योंकि देखिए फोर्स का वैल्यू क्या है? फोर्स इज dp dt, राइट? मतलब अगर dt को, मतलब टाइम जो है उसको जितना घटा सकते हैं उतना फोर्स ज्यादा लगेगा और ज्यादा फोर्स की वजह से उतना ही चेंजिंग मोमेंटम होगा। मतलब सपोज कोई आदमी ऐसे खड़ा था और वो आपने फटाक से थप्पड़ मारा है, तो सडन मोमेंटम चेंज होगा। सडन मोमेंटम चेंज के लिए उसमें अचानक सा फीलिंग जनरेट होगा, राइट? दैट इज बेसिकली द सेंस ऑफ इम्पल्स। तो देखिए, हम लोग इम्पल्स को जे से डिनोट करते हैं। जे इज बेसिकली व्हाट? एफ टी। J is basically what? Force produced with time. This is for constant force। और अगर वेरिएबल फोर्स है, for variable force J is integral of time dt from t1 to t2, right? So अगर बेसिकली सिर्फ इससे अपन बात करें तो J is basically what? M A T। J is M V minus U upon T into T, that is J is MV minus MU, that is the simple change in momentum। ये नॉर्मल एलिप्टिकल अप्रोच है जहाँ पे फोर्स हमने कांस्टेंट लिया है। लेकिन अगर फोर्स वेरिएबल है, मतलब फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यहाँ पे फोर्स वेरिएबल है, मतलब फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, राइट? तो इसके लिए कैसे लाएंगे? देखिए, आप लोग पॉज करके फटाफट लिख लीजिए, हम इसको क्लियर करते हैं। देखिए, J इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डी टी t1 to t2, that is m dv dt dt t1 to t2, that is ddt of mv dt t1 to t2, and ये dt dt कट होकर d of mv, और mv को अपन मान लेते हैं p, that is linear momentum, ठीक है? तब यहां पे डालेंगे t1 t2, अगले लाइन पे dp। अब रेस्पेक्टिव टाइम में रेस्पेक्टिव मोमेंटम को हम p1 और p2 मान लेते हैं, that is your p, p2, p1, so p2 minus p1, right? p2 minus p1 is simple change in momentum। So J is basically
Q2 minus Q1. That is the change in momentum, change in linear momentum. ठीक है, ये वेरिएबल फोर्स के लिए। अब देखिए इसको क्लियर करते हैं। पॉज करके लिख लीजिए। अभी देखिए हम लोगों को ये मालूम है कि वाई एक्स अगर कोई ग्राफ है तो उसका एरिया ऑन द एक्स एक्सिस क्या होता है, ये एरिया x1 to x2, ये एरिया होता है इंटीग्रल y dx फ्रॉम x1 to x2, राइट। सो इफ आई गेट अ FT ग्राफ, मतलब यहाँ पे फोर्स, यहाँ पे टाइम है, तो यहाँ पे ये इंटीग्रल क्या दिखाएगा, T1 T2, तो ये एरिया इंटीग्रल f dt T1 to T2, that is the J, that is the impulse, right। तो अभी देखिए इसका अप्लाई करेंगे। सपोज कोई सम गिवन है ऐसा, यहाँ पे फोर्स है, यहाँ पे टाइम है, ऐसा कुछ गिवन है, ये सपोज 10 सेकेंड, ये सपोज 20 सेकेंड, ये सपोज 30 सेकेंड, फोर्स ऐसे ग्राफ के साथ वेरी हो रहा है, ठीक है। ये सपोज 0 है, ये मान लेते हैं 5 है, ये न्यूटन में दे रहे, इस सेकेंड में दे रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पल्स का यूनिट क्या होने वाला है, इम्पल्स का यूनिट क्या होने वाला है, देखिए इम्पल्स इज mv माइनस mu, दैट इज डेल्टा p, दैट इज द चेंज इन मोमेंटम। सो इम्पल्स का यूनिट और मोमेंटम का यूनिट सेम होने वाला है, मतलब यूनिट सेम एज मोमेंटम। तब यहाँ पर देखिए ये एरिया आप निकाल लेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट 10 इंटू 5, इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब लेंथ है 10, ब्रेथ है 5, तो 5 इंटू 10, और यहाँ पे सपोज ये मान लेते हैं -2 है, -2 मतलब फोर्स आपने अपोजिट लिया है, तो यहाँ पे कितना होगा 2 इंटू 10 मतलब 20। सो टोटल इम्पल्स कितना होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव को माइनस कर देंगे, सो टोटल इम्पल्स ये कितना है 5 25 प्लस 50 माइनस यहाँ पे कितना है 20, मतलब 55। यहाँ पे न्यूटन है, यहाँ पे सेकंड है, आप न्यूटन सेकंड भी लिख सकते हैं जो कि मोमेंटम का यूनिट है, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं kg मीटर पर सेकंड, जो कि मोमेंटम का ही यूनिट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक दो एग्जांपल लेंगे और इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल में होगा, या कॉलिशन वगैरह जब हम पढ़ेंगे उसमें डिटेल में इसका भी अप्लाई मारेंगे। तो अभी देखिए सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, एकदम सिंपलेस्ट, एक वॉल है, यहाँ पे m मास है जो कि v वेलोसिटी से जा रहा है, और यहाँ पे जाके टकरा के सेम वेलोसिटी से रिटर्न आ रहा है, ठीक है। और सपोज आपको गिवन है स्ट्राइकिंग टाइम इक्वल टू डेल्टा टी, आपको पूछा गया है इम्पल्स कितना है और फोर्स कितना है। देखिए सबसे पहले इनिशियल मोमेंटम किस तरफ था, इस तरफ mv, और फाइनल मोमेंटम किस तरफ है, इस तरफ। तो अगर अपन राइट को पॉजिटिव लेते हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो चेंज इन मोमेंटम कितना है, चेंज इन मोमेंटम mv माइनस mv, क्योंकि ऑपोजिट है, सो 2mv। सो यहाँ पे दिस वन इज योर इम्पल्स, इम्पल्स ये है j, ठीक है। फिर फोर्स कितना है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, दैट इज
J upon delta t 2mv by delta t, that is the amount of force applied to the wall by the body. ठीक है, अब इसको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स मार देंगे, यहाँ से एंगल मार के ठोकेंगे। ठीक है, आप पॉज करके इसको फटाफट लिख लीजिए। सपोज ऐसा क्वेश्चन गिवन है, ये वॉल है, यहाँ पे m मास है जो कि v वेलोसिटी से थीटा एंगल में जाकर वॉल को ठोक रहा है, और सपोज θ1 देते हैं, इसको θ2 दे देते हैं। ठीक है, जो मर्जी, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कॉलिशन में। ये m मास, अगर सेम वेलोसिटी है तो एंगल सेम ही दे देते हैं, थीटा थीटा, m मास, v वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी सेम मास दे देते हैं, थोड़ा इजी सिंपल कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर स्ट्राइकिंग टाइम सपोज गिवन है, स्ट्राइकिंग टाइम डेल्टा टी। ठीक है, तब यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे देखिए इनिशियल जो मोमेंटम है वो इस तरफ है mv, और ये थीटा है, मतलब इसको अगर थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो ये थीटा, तो ये भी थीटा, तो ये थीटा, तो ये mv cos थीटा, ये mv sin थीटा। तो ये इनिशियल है, इनिशियल सपोज इसको हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं अपन, और इसको अपन वाई एक्सिस मान लेते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम mv cos थीटा इस तरफ है और mv sin थीटा इस तरफ है, और फाइनल मोमेंटम ऐसा है, ये mv है, ऐसा है, ये थीटा है, mv इज द मोमेंटम, यहाँ पे mv sin थीटा, यहाँ पे mv cos थीटा। ठीक है, तो चलिए along the y axis देखिए, इनिशियल मोमेंटम mv sin थीटा था इस तरफ, mv sin थीटा, और बाद में भी मोमेंटम इसी तरफ है mv sin थीटा। सो चेंजिंग मोमेंटम along y axis कितना है, 0, that is delta p along the y axis, that is your 0, right? and delta p along the x axis इनिशियली कितना था, mv cos थीटा, फाइनली कितना है, mv cos थीटा उल्टा, मतलब चेंज इन मोमेंटम along x axis equal to mv cos theta minus mv cos theta, that is 2mv cos theta। ठीक है, ये चेंज इन मोमेंटम along x axis, that is इसको लिख देते हैं px, और यहाँ पे तो पी वाई 0 है, मतलब वाई एक्सिस में कोई फोर्स नहीं लगने वाला है, कोई क्योंकि मोमेंटम में कोई चेंज है नहीं। सो दिस वन इज योर इंपल्स जे, और आपको अगर फोर्स पूछा जाए तो कितना है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, और चेंज इन मोमेंटम सिर्फ एक्स एक्सिस में हो रहा है। सो डेल्टा पी एक्स अपॉन डेल्टा टी, दैट इज 2mv cos थीटा अपॉन डेल्टा टी, ये हो जाएगा आपका फोर्स का एक्सप्रेशन, क्योंकि बहुत ज्यादा इजी है। चलिए इसको क्लियर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और एक चीज, इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन। देखिए इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल कोलिजन, यहाँ पे बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा। और अभी के लिए इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन थोड़ा जान लेते हैं। इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन ये क्या होगा, इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन देखिए, F इक्वल टू mv माइनस mu बाई टी। सो F डेल्टा टी देता है चेंज इन टाइम, F डेल्टा टी दैट इज J, दैट इज mv माइनस mu, दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। इसको अगर इस साइड लेके आएंगे, सो F डेल्टा टी प्लस mu
इक्वल टू एम बी, सो जे प्लस एम यू इक्वल टू एम बी, मतलब इनिशियल मोमेंटम प्लस इम्पल्स इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इम्पल्स प्लस इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसको क्लियर करके। अभी हम थोड़ा बात करने वाले हैं स्प्रिंग के बारे में। ठीक है, चलिए इसको क्लियर कर देते हैं। स्प्रिंग के बारे में यहाँ कुछ बेसिक चीजें सीखेंगे। और ये स्प्रिंग कहाँ पे आएगा, ये स्प्रिंग वर्क एनर्जी पावर में आएगा, ये स्प्रिंग एसएचएम में आएगा, ऑसिलेशन में। हम यहाँ पे सिंपल से बात करेंगे स्प्रिंग के बारे में। स्प्रिंग फोर्स, देखिए सबसे पहले स्प्रिंग फोर्स क्या है। सपोज एक बॉल जैसा कुछ है, यहाँ पर एक स्प्रिंग है जो कि एक ब्लॉक से लगा हुआ है, नेचुरल लेंथ में है। ठीक है, नॉर्मल है। फिर आपने इसको थोड़ा डिस्प्लेस किया, थोड़ा इस साइड में खींचा, एक्स लेंथ खींचा है। ठीक है, तो स्प्रिंग अभी क्या कोशिश करेगा। अच्छा, यहाँ पे हम लोग जितने भी स्प्रिंग लेके काम कर रहे हैं सारे मासलेस है। ठीक है, मास वाले स्प्रिंग के बारे में भी बाद में बात करेंगे वर्क एनर्जी पावर में। अभी देखिए, इसको आपने अगर थोड़ा एक्स डिस्प्लेस किया है, इस तरफ है, तब स्प्रिंग क्या कोशिश करेगा, खींच के रिटर्न में ऑडियो में आ जाए। राइट, तो स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग उल्टी तरफ आएगा, मतलब जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट उसका ऑपोजिट। राइट, अगर आपने इसका ठीक उल्टा किया है, मतलब ब्लॉक यहाँ पे था, आपने उसका कंप्रेस किया है, अभी यहाँ पे लेके आया है, एक्स डिस्प्लेसमेंट कंप्रेस किया है, तब स्प्रिंग क्या कोशिश करेगा, रिटर्न आके नेचुरल लेंथ में आ जाए। राइट, तो आप देखिए जितना ज्यादा आप खींचेंगे, जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट देंगे, उतना ज्यादा फोर्स जनरेट होगा और स्प्रिंग अपने आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे भी आप जितना ज्यादा कंप्रेस करेंगे, उतना ज्यादा स्प्रिंग आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा। सो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स इफ प्रोपोर्शनल टू एक्स, राइट, और इफ किस तरफ है, जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट है उसका ऑपोजिट, एंड ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। सो इसके ऑपोजिट के लिए आप यहाँ पे एक माइनस भी डाल सकते हैं, और प्रोपोर्शनल से इक्वल करने में के, इसको अपन बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट जो कि स्प्रिंग के मटेरियल और स्प्रिंग के लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन मटेरियल एंड शेप। शेप मतलब लेंथ, क्रॉस सेक्शन, ये सब शेप ऑफ स्प्रिंग, बेसिकली लेंथ ऑफ स्प्रिंग, स्पेशली लेंथ। ठीक है, अब यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट सी बात है। देखिए, आपने सपोज खींचा है स्प्रिंग को, ये खींची हुई स्प्रिंग है, तो उसको ओरिजिनल मतलब नेचुरल लेंथ में आने के लिए उसका जो फोर्स है उसको सपोज आपने, अच्छा इसको क्लियर करके हम बोल रहे हैं, आप इसको फटाफट उतार लीजिए पॉज करके। देखिए, जो स्प्रिंग फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड एक एक्स, और माइनस से हम समझ रहे हैं ऑपोजिट है। ठीक है, देखिए
सपोज यहाँ पे कोई आदमी है जो कि एक स्प्रिंग को पकड़ के रखा है और यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसको और एक आदमी ने पकड़ के रखा है। ठीक है, तो अब देखिए सपोज ये आदमी ने स्प्रिंग को खींच के रखा है, राइट। तो ये कोई खींची हुई स्प्रिंग है, तो ये नेचुरल लेंथ से थोड़ा बढ़ गया है। मतलब सपोज इनिशियली स्प्रिंग एल नॉट था, सपोज इनिशियली स्प्रिंग एल नॉट था और यहाँ पे ये आदमी ब्लॉक को पकड़ के खड़ा था। अब ये आदमी ने स्प्रिंग को खींच के रखा है। ठीक है, मतलब ये अभी नेचुरल लेंथ से, मतलब इसको अगर नेचुरल लेंथ एल मान लेते हैं, एल नॉट मान लेते हैं, तो एक्स डिस्कस किया हुआ है, राइट। तो स्प्रिंग पे इस तरफ फोर्स लग रहा है और ये अगर छोड़ देंगे तो इस तरफ फोर्स लगेगा, राइट। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, तो ये फोर्स, ये देखिए इसको एक्स आना पड़ेगा, राइट। एक्स आना पड़ेगा, मतलब इंस्टेंटेनियसली फोर्स कोई जीरो नहीं होगा। जब नेचुरल लेंथ पे आएगा तब जीरो होगा। इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे, बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, मतलब हम जो बोलना चाह रहे हैं वो सिंपल सी बात है कि स्प्रिंग को अगर बैलेंस होना है, मतलब फोर्स उस पर जीरो होना है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि उसको थोड़ा नेचुरल लेंथ में आने में जो डिस्प्लेस करना पड़ेगा उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उससे पहले 2-3 एग्जाम्पल देख लेते हैं स्प्रिंग का नॉर्मल, फिर हम स्प्रिंग को लेकर बहुत कुछ करेंगे, फिर हम स्प्रिंग को काटेंगे। सबसे पहले सपोज एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे ब्लॉक है और यहाँ पे एक स्प्रिंग है। सपोज ये 10 किलो है, ये 2 किलो है और आपने यहाँ पे 60 न्यूटन डाला है। ठीक है, तो दोनों का एक्सेलरेशन कितना होगा ये सब निकालना है हमको। सबसे पहले देखिए आपने यहाँ पे 60 न्यूटन डाला है, तो यहाँ पे भी स्प्रिंग फोर्स एक्स, सपोज एक्स इलोंगेट हो चुका है स्प्रिंग नेचुरल लेंथ से, मतलब पहले नॉर्मल लेंथ नेचुरल लेंथ पे था, अभी एक्स बढ़ गया है स्प्रिंग। तो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स एक्स लग रहा है और उसको काउंटर करने के लिए यहाँ पे फिर से एक्स लग रहा है। तो यहाँ पे इस बॉडी पे देखिए, और ये दोनों के दोनों सेम एक्सेलरेशन से जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इस बॉडी पे फोर्स कितना है, 60 माइनस kx इक्वल टू 10a और यहाँ पे kx इक्वल टू 12। तो यहाँ पे अगर डाल लेते हैं 60 माइनस 12 10a, तो ये आ गया अपना 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से आप kx का वैल्यू डाल सकते हैं। अगर आपको मालूम है k का वैल्यू तो आप x भी निकल जाएगा। सपोज आपका स्प्रिंग का k गिवन है, सपोज आपका k गिवन है 1000 न्यूटन पर मीटर, तो आपका x भी निकल जाएगा, x इक्वल टू 2 इंटू 5 अपॉन 1000 मीटर, मतलब 10 से 10 0.01 मीटर। ये आ गया स्प्रिंग का इलोंगेशन। ऐसा एग्जांपल आपको गिवन हो सकता है। ठीक है, चलिए इसको क्लियर कर देते हैं। इसको अगर थोड़ा घुमा देते हैं, एक को लटका देंगे, एक को फ्लोर पर रख देते हैं, ऐसा कुछ है। ये सपोज 50 किलो 10 किलो यहाँ पे देते हैं स्प्रिंग के, सपोज 1000 न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ पे फॉर 50g मतलब 500, यहाँ पे kx, इसको काउंटर करने के लिए यहाँ पे kx
मतलब ये केएक्स एक्चुअली यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा केएक्स जो कि इसको खींचेगा। तो यहाँ पे 10, यहाँ पे ए सेम प्रोसेस, मतलब 500 माइनस के एक्स 50A, और यहाँ पे देखिए 10A इक्वल टू के एक्स डाल दीजिए, आपका ये आ जाएगा राइट। के एक्स का 10 डाल दिए 60 आ जाएगा, आपका ए का वैल्यू आ जाएगा। आपको के मालूम है तो आपका एच भी निकल जाएगा, मतलब स्ट्रिंग कितना इलोंगेट हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ऐसे प्रॉब्लम में अगर आपको गिवन है, एक का एक्सेलरेशन गिवन है तो दूसरा का भी एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। मतलब सपोज ऐसा कुछ गिवन है, यहाँ पे 2 किलो है, यहाँ पे कुछ है स्प्रिंग, यहाँ पे 10 किलो है, यहाँ पे अपने 60 न्यूटन डाला है। आपको बोला गया है इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसका एक्सेलरेशन कितना, मतलब ये दोनों अलग अलग एक्सेलरेशन से जा रहा है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, इसको A1 मान लेते हैं, इसको A2 मान लेते हैं। इसके लिए क्या होगा, kx मतलब 60 माइनस kx इक्वल टू 10 इंटू 2। तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 60 माइनस 20 इक्वल टू 40। तो इसके लिए देखिए kx से तो खींच रहा है, तो kx इक्वल टू 2a2। तो यहाँ पे 40 2a2, तो यहाँ पे a2 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन मतलब यहाँ पे अलग अलग एक्सेलरेशन है। ऐसे भी केस आपके साथ गिवन हो सकता है। ठीक है, चलिए इसको रब करते हैं। अब आते हैं मेन टॉपिक पे जहाँ पे हम स्प्रिंग की कट के बारे में बात करेंगे, स्प्रिंग की और टेंशन की कट के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको क्लियर कर देते हैं। देखिए सबसे पहले एक टेंशन फोर्स और स्प्रिंग फोर्स दोनों का बेसिक डिफरेंस, दोनों का अंतर क्या है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सपोज ऐसा स्प्रिंग है। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। सबसे पहले सपोज एक ऐसा सेटअप है। सो बेसिकली अगर ये स्प्रिंग नेचुरली ऐसा था, नेचुरल लेंथ इतना है, सपोज L0 है, तो यहाँ पे आपने मास को डाल दिया है। मास को डालने से ये थोड़ा नीचे आ गया, मतलब थोड़ा x डिस्प्लेस हो चुका है, मतलब यहाँ पे mg है, उसको बैलेंस कर रहा है ये kx, राइट। सो mg इक्वल टू kx। तो इससे आप mg/k करके इसका एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसा सेम सेटअप आपको इंक्लाइन प्लेन में भी बना सकता है। सपोज ऐसा है, यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन है, आपने यहाँ पे 2 किलो को छोड़ दिया है, तो स्प्रिंग कंप्रेस होगा। कितना कंप्रेस होगा आपको पूछा गया है। सपोज ये 37 है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2g साइन 37 मतलब 20, g को 10 मान लेते हैं, और ये 3/5 मतलब 12 न्यूटन लग रहा है ये स्प्रिंग पे, राइट। तो ये 12 न्यूटन स्प्रिंग को दबाने की कोशिश कर रहा है, और ये सपोज ये स्प्रिंग इतना x दब गया है। क्यों दब गया है? ताकि ये रिस्टोरिंग फोर्स दे सके, रिस्टोरिंग फोर्स देके बैलेंस हो सके।
मतलब यहाँ पे kx इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 न्यूटन, kx इक्वल टू 12, x का वैल्यू आ जाएगा 12/3। ऐसे ही प्रॉब्लम आपको गिवन हो सकता है, ठीक है। इसको फटाफट आप कर लीजिए, फिर हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम गिवन हो सकता है, बेसिक सेंस यही है कि स्प्रिंग इलोंगेट होगा, उल्टे साइड में फोर्स लगेगा, ठीक है। स्प्रिंग जिस तरफ बढ़ेगा उसके उल्टे साइड में, यहाँ पे कंप्रेस हुआ है, उल्टे साइड में फोर्स है, ऐसा। इसको फटाफट उतार लीजिए, इसको क्लियर करें हम। देखिए सबसे पहले, इससे पहले हम थोड़ा एक और बात कर देते हैं। सपोज जिसके बारे में हमने पहले चर्चा चालू किया था कि ये एक आदमी है जो कि स्प्रिंग को ऐसे पकड़ के रखा है, और ये एक आदमी है जो कि एक ब्लॉक को पकड़ के रखा है, ठीक है। ये एक एग्जांपल को रखते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले एक चीज को और सीख लेते हैं। सपोज ये एक सीलिंग है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, यहाँ पे एक स्प्रिंग है, तो अब क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले इसके लिए आपको बोल देते हैं, इसके बारे में हम आ रहे हैं। इसमें एक चीज देख लीजिए कि अगर ये एक ब्लॉक है जो यहां से हैंग हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे सपोज m मास है तो mg लग रहा है, उसको बैलेंस कर रहा है t, राइट। तो अगर यहाँ पे इसको हम कट कर देते हैं, कट कर दिए, सो अचानक टेंशन में चेंज आने वाला है। हाँ, स्ट्रिंग पे टेंशन आने वाला है, राइट। स्ट्रिंग पे टेंशन अचानक से इंस्टेंटनेसली जीरो हो सकता है, राइट। स्ट्रिंग पे अगर कटिंग होगा, स्ट्रिंग पे अगर कटिंग होगा, स्ट्रिंग पे टेंशन अचानक सडनली चेंज हो सकता है, ठीक है। इसको काट दिए, फिर ये जी से गिर गया, राइट। लेकिन स्प्रिंग पे क्या सेम होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे वो चर्चा हम इस एग्जाम्पल से करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। देखिए यहाँ पे 3 kg है, यहाँ पे 2 kg है, ठीक है, ऐसा बैलेंस्ड है। मतलब यहाँ पे स्प्रिंग तो थोड़ा इलोंगेट हो चुका है, तो यहाँ पे कितना लग रहा है 3g मतलब 30, यहाँ पे kx इक्वल टू 30 क्योंकि ये बैलेंस है, और यहाँ पे 30, यहाँ पे 20 ऐसा लग रहा है इनिशियली, और ये स्ट्रिंग पे कितना लग रहा है 50, ठीक है। तो अगर अपन इसको कट कर देते हैं तब इसमें सीन में क्या चेंज है, सीन में क्या चेंज है, इसको काट कर दे, मतलब यहाँ पे टेंशन अभी कितना हो चुका है 0, राइट। यहाँ पे कुछ चेंज हुआ है, कुछ चेंज हुआ है, थोड़ा देख के बोलिए। नहीं, क्यों चेंज नहीं हुआ है, क्यों इंस्टेंटेनियसली की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक मास है, इस मास को थोड़ा नीचे खींचना पड़ेगा, मतलब थोड़ा डिस्प्लेस होना पड़ेगा, और थोड़ा डिस्प्लेस होकर ये नेचुरल लेंथ पे आ सकता है, राइट। और जब नेचुरल लेंथ पे आएगा तब यहाँ पे ये स्प्रिंग का फोर्स नहीं रहेगा, राइट। लेकिन उसको इंस्टेंटेनियसली 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ पे अब इनका एक्सेलरेशन कितना होगा, इसका देखिए 2 kg का टोटल कितना लग रहा है 50, तो 2 kg, तो इसका भी एक्सेलरेशन कितना हो गया 50/2 मतलब 25, इतना एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। और इसका
कितना होगा इंस्टेंटेनियसली, मतलब एट द इंस्टेंट कितना होगा, सोच के बताइए। जी, फिर फल हो रहा है जी, नो, इंस्टेंटेनियसली इसमें कुछ नहीं होने वाला है, के एक्स और ये दोनों बैलेंस है, तो इंस्टेंटेनियसली इसका एक्सीलरेशन 0, राइट। समझ में आया बात कि अगर किसी भी ब्लॉक किसी स्प्रिंग से कनेक्टेड है तो उसको अगर कोई टेंशन वगैरह कुछ फोर्स है नहीं, मतलब खिंची हुई नहीं है, तो उसको नेचुरल, पहले खिंची हुई था और उसको नेचुरल लेंथ में आने में थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब इंस्टेंटेनियसली उसका फोर्स 0 नहीं हो सकता। जहां पर टेंशन पे इंस्टेंटेनियसली फोर्स 0 हो सकता है, टेंशन अचानक से खुद का वैल्यू चेंज कर सकता है, लेकिन स्प्रिंग अगर मास अटैच्ड है तब नहीं कर सकता। देखिए, इसके लिए हमने ये एग्जांपल लिया है। देखिए, सपोज ये मैन जो कि इसको पुल करके रखा था और ये स्प्रिंग खींची हुई थी, राइट, क्योंकि पहले ऐसा सेटअप था, पहले ये ब्लॉक था और इसके साथ नॉर्मल स्प्रिंग ऐसे नेचुरल लेंथ पे था और ये आदमी ब्लॉक को पकड़ के खड़ा था। फिर ये आदमी जब आया, ये आदमी ने इस स्प्रिंग को खींचा, स्प्रिंग को खींचा, सपोज एक्स खींचा और ये लेंथ नेचुरल लेंथ L ना था, मतलब अभी खींची हुई स्प्रिंग, राइट। तो यहाँ पे अभी फोर्स लग रहा है। चलिए, अब ये आदमी सपोज हाथ छोड़ देता है, तब क्या होगा, ये आदमी सपोज हाथ छोड़ देता है, तब यहां पर इंस्टेंटेनियसली कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इंस्टेंट, देखिए यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है, केक्स, इसके वजह से इसको डिस्प्लेस होकर आना पड़ेगा, तब जाके एक्सेलरेशन 0 होगा, राइट। समझ में आ रहा है। इसको अगर इसने छोड़ दिया है तो ये केक्स की वजह से ये पीछे आ जाएगा, राइट। लेकिन मतलब यहां पे इंस्टेंटेनियसली एक्सेलरेशन 0 नहीं हो सकता, छोड़ दिया है, इंस्टेंटेनियसली एक्सेलरेशन 0 नहीं हो सकता, जो यहां पर हम बोले थे, राइट। लेकिन अगर उल्टा होता है, मतलब ये आदमी सपोज हाथ छोड़ देता है ये स्प्रिंग का, तो देखिए ये स्प्रिंग का पर अगर आदमी ने हाथ छोड़ दिया है तब स्प्रिंग क्या होगा, तब ये स्प्रिंग से कोई मास अटैच्ड है नहीं है, स्प्रिंग का उसका कोई मास है नहीं है, राइट। तो यहाँ पे सपोज फोर्स लग रहा है के एक्स मान लेते हैं, तब यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना होगा, फोर्स अपॉन मास कितना है 0 इंफिनिटी, राइट। एक्सेलरेशन इंफिनिटी हो सकता है, मतलब वहां पर क्या होगा, इंस्टेंटेनियसली स्प्रिंग अपना फोर्स को चेंज कर सकता है। कई बुक्स में आपको मिलेगा कि स्प्रिंग अपने आप को इंस्टेंटेनियसली 0 नहीं कर सकता है, लेकिन स्प्रिंग अपने आप को इंस्टेंटेनियसली 0 कर सकता है अगर फ्री एंड जनरेट हो तो। फ्री एंड मतलब कोई मास इससे अटैच नहीं है। ये सेम केस हो सकता है, सपोज आप दोनों ब्लॉक को ऐसे रखे हैं, दोनों को ऐसे खींच के रखे हैं, दोनों ब्लॉक ऐसे खींच के रखे हैं, मतलब स्प्रिंग इलोंगेट हो चुका है। फिर आप बीच से स्प्रिंग को काट दो, कहीं से भी स्प्रिंग को काट दो, तो स्प्रिंग में क्या होगा, यहाँ पे तो फोर्स है, यहाँ पे फोर्स है, लेकिन यहाँ पे कुछ मास है, उस कुछ भी तो अटैच नहीं है, मतलब ये हो गया है फ्री एंड। फ्री एंड सडनली अपने आप को चेंज कर सकता है वैल्यू, हाँ, फ्री एंड में स्प्रिंग सडनली अपना वैल्यू चेंज कर सकता है, लेकिन अगर मास अटैच्ड है तब सडनली वैल्यू चेंज नहीं होगा, मतलब सडनली उसका फोर्स भी 0 नहीं होगा, सडनली उसका एक्सेलरेशन भी 0 नहीं होगा, सेम एज द इनिशियल वन होगा। ठीक है, बात समझ में आ सबको?
मतलब जब भी आप काट दोगे तब फ्री एंड जनरेट हो जाएगा, और जब फ्री एंड जनरेट हो जाएगा तब स्प्रिंग में अगर कोई भी फ्री एंड है तो स्प्रिंग सडनली अपने फोर्स को चेंज करके जीरो कर सकता है। ठीक है, इसको थोड़ा थोड़ा और एग्जांपल से देखते हैं। चलिए, सपोज एक एक करके हम एग्जांपल लेंगे। ये सपोज एक सेटअप है, ठीक है। यहाँ पे सपोज 2 किलो है, एक 1 किलो है। तो यहाँ पे जब ऐसे नॉर्मल है तो यहाँ पे कितना लग रहा है 20, यहाँ मतलब 2G 20, इसके लिए 10, इसके लिए 30, राइट। तब मान लेते हैं अपन इसको काटते हैं, इसको अगर काटेंगे तब सीन क्या होगा, तब ये टेंशन इंस्टेंटेनियसली जीरो, राइट। ये टेंशन इंस्टेंटेनियसली जीरो, क्योंकि टेंशन अपना वैल्यू खुद फटाक से चेंज कर सकता है। तो यहाँ पर ये कितने से रहेगा, G मतलब 20/2 मतलब 10, जो कि नॉर्मल G है। फिर इसमें क्या होगा, इसमें ये टेंशन वाला 20 तो गया, लेकिन स्प्रिंग का 30 तो तब है। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग पे अब तो फ्री एंड नहीं है, तो यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 10 है, तो यहाँ एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 20/1, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ये अपन ने रोप को कट किया है, मतलब स्ट्रिंग को कट किया है। आप फटाफट उतार लीजिए। और इलस्ट्रेशन लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे स्ट्रिंग है 2 किलो, यहाँ पे 3 किलो, यहाँ पे सपोज 1 किलो। देखिए, फिर अगर हम ये इसको कट करें तब हमको निकालना है कि क्या क्या होगा। सबसे पहले कटिंग से पहले 10 टी, अच्छा इसको सपोज 4 किलो देते हैं, 4 किलो तो 40, 30, 70, 20, 90, राइट। अभी इसमें क्या क्या होगा, देखिए जब आपने कट कर दिया, इसको जब कट किया तब ये स्प्रिंग को ये तो आपने कट किया, तो स्प्रिंग फोर्स जीरो अचानक हो जाएगा, सडनली इंस्टेंटनेसली जीरो हो जाएगा। ठीक है, तब यहाँ पे अभी क्या लग रहा है 20, यहाँ पे अभी टेंशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्योंकि ये कनेक्टेड है तो 20, मतलब अभी का सिचुएशन अगर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे अभी 20 लग रहा है क्योंकि स्प्रिंग फोर्स गया, और यहाँ पे टेंशन भी 20 आ गया। फिर इसको देखिए, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये
जब ऐसे कनेक्टेड था, ऐसे टाइट था, तब ये टेंशन था। लेकिन इन दोनों को देखिए, थोड़ा गौर से देखिए, दोनों को हम लोग एक सिस्टम मान सकते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि ये ग्रेविटी से जाना चाह रहा है तो इसको भी ग्रेविटी से आना पड़ेगा, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, राइट? दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, तब यहाँ पे टेंशन का कोई रोल है नहीं है। टेंशन यहाँ पे इंस्टेंटनेसली जीरो हो सकता है, क्योंकि टेंशन अपना वैल्यू सडनली चेंज कर सकता है, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्शन रिएक्शन पेयर टी कैंसल आउट हो चुका है, ठीक है? और टी और ये वेट जब बैलेंस होगा तब जाके ये टेका वैल्यू रहेगा, राइट? यहाँ पे तो बैलेंस नहीं हो रहा है, इसलिए ये दोनों पे गिर रहा है, ये भी गिर रहा है, ये भी गिर रहा है। तब यहाँ पे अचानक से स्प्रिंग में टेंशन का वैल्यू, टेंशन जीरो स्प्रिंग में, और दोनों का एक्सेलरेशन जी। ये वही वाला एग्जांपल है कि सपोज किसी भी आदमी के सर पे एक बैग रख के छोड़ देंगे तो उनमें कोई फोर्स नहीं एक्ट करेगा, राइट? ये हमने बात किया था, ठीक है? सो मैं चलिए आगे बढ़ते हैं। पांच किलो है, 2 किलो है, ऐसा कुछ, ठीक है? अब इसको अगर कट करेंगे तब कितना होगा? देखिए, कट करने से पहले 50, 50, 50, 20, 20, सॉरी 20 and 50, 70, राइट? तो जब कट किया ये स्ट्रिंग को, सडनली टेंशन जीरो हो चुका है, तब इसका एक्सेलरेशन 5 kg का सिर्फ और सिर्फ जी है, राइट? और इसके लिए स्ट्रिंग को इंस्टेंटेनियसली जीरो नहीं हो सकता, उसको थोड़ा और ऊपर जाके बैलेंस होना पड़ेगा, तब इंस्टेंटेनियसली कितना एक्सेलरेशन रहेगा? ऊपर 70, नीचे 20 उसका वेट का है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा 70 माइनस 20 बाई 2, 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये 50 गया, राइट? एग्जाम्पल समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज यहाँ पे स्प्रिंग है, यहाँ पे जैसे भी मर्जी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। यहाँ पे 1 किलो है, यहाँ पे फिर से 2 किलो है। पहले हम यहाँ पे काटे थे, यहाँ पे काटे थे, चलिए इस बार यहाँ पे काट देते हैं। चलिए इसको काटते हैं। यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले यहाँ पे लग रहा है 20, तो 20, अच्छा इसमें अभी 20 और इसका 10, यहाँ पे 30, 30, 20 प्लस 30, 50, ये इनिशियली। फिर जब आपने काटा है इसको, जब आपने इसको काटा है तब क्या होने वाला है? यहाँ पे फ्री एंड जनरेट हो गया, यहाँ पे फ्री एंड जनरेट हो गया, मतलब यहाँ पे स्प्रिंग का कोई फोर्स नहीं रहेगा, राइट? स्प्रिंग का अगर कोई फोर्स नहीं रहेगा तब यहाँ पे क्या क्या एक्सेलरेशन होने वाला है? देखिए इन दोनों को हम एक सिस्टम मान लेते हैं। सबसे पहले देखिए थोड़ा गौर से, क्यों हम ये दोनों को अलग से सिस्टम माने? क्योंकि ये दोनों अगर ऐसे नॉर्मल रहता तब ये दोनों ग्रेविटी से फुलफिल करता, राइट? लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है?
यहाँ पे 20 है जो कि इसको खींच रहा है, राइट। ये वेट का तो ग्रेविटी है ही, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये जो 20 है ये इसको खींच रहा है, और इसको अगर जाना पड़ेगा तो इसको भी जाना पड़ेगा, राइट। तो दोनों का एक्सेलरेशन जी यहाँ पे नहीं हो सकता है। तब यहाँ पे देखिए 2 किलो है, फिर यहाँ पे 1 किलो है। अच्छा, यहाँ पे टेंशन सडनली अपना वैल्यू पे चेंज कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे टी मान लेते हैं, पूरा सिस्टम का एक्सीलरेशन को देखिए कितना होगा, पूरा सिस्टम का देखिए। अभी यहाँ पे कितना लग रहा है, ये स्प्रिंग का 20 है, ये 10 है। स्प्रिंग इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा सडनली, तो यहाँ पे 30 लग रहा है और यहाँ पे 20 लग रहा है। मतलब ये पूरा बॉडी पे टोटल फोर्स डाउनवर्ड कितना लग रहा है, 20 इसका और 30 इसका, मतलब यहाँ पे 20 ले लेते हैं तो टोटल में लगता है 50। तो एक्सेलरेशन इज 50 बाई टोटल मास कितना है 3, राइट। फिर यहाँ पे टेंशन का वैल्यू क्या आएगा, टेंशन का वैल्यू टी नीचे यहाँ पे 20 है, टी प्लस 20 इक्वल टू 2a, मतलब टी प्लस 20 इक्वल टू 2 इंटू 50/3, दैट इज टी इक्वल टू कितना होगा 100 माइनस 20, मतलब 3 to 60, मतलब 100 माइनस 60। अच्छा, टी प्लस 20 100 माइनस 60/3 40/3। टी का वैल्यू पॉजिटिव, राइट। टी का वैल्यू पॉजिटिव मतलब अपना आंसर सही है। और इसमें क्या होगा, इसमें इंस्टेंटेनियसली कितना होगा 20, कोई चीज नहीं है, ठीक है। ये 2 kg पे थोड़ा और एक बार देख लीजिए, टी है और यहाँ पर 20 है, दोनों मिला के 2a, और इसमें 30-20 टोटल 50 है, 50 माइनस टी, ठीक है। चलिए इसका लॉजिक समझ लीजिए फिर से एक बार। हम बोल रहे हैं ये दोनों अगर नॉर्मली सिर्फ इतना तक रहता, देखिए इसका हो चुका है क्योंकि ये 20-20 है, स्प्रिंग सडनली खुद को चेंज नहीं कर सकता, अंटिल अनलेस स्प्रिंग को ही काट दे। तो यहाँ पे स्प्रिंग को तो काटा नहीं गया है, फ्री एंड नहीं है, तो यहाँ पे 20-20 मतलब ये 0, इंस्टेंटेनियसली इसका एक्सेलरेशन 0, तो इसका चिंता गया। फिर इसको लेते हैं, ये दोनों अगर सिर्फ अलग अलग थे, मतलब सिर्फ दोनों के दोनों यहाँ तक सम यहाँ पे अगर खत्म था 2 kg 1 kg, तो अपना कोई टेंशन नहीं होता दोनों का जी। लेकिन यहाँ पे और एक 20 है जो कि इसको पुल कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे कितना है 30 लग रहा है, और ये 30 लग रहा है, यहाँ पर 20 लग रहा है, मतलब टोटल कितना लग रहा है 50/3, 50/3। तो यहाँ पे t प्लस 20 इक्वल टू 2 है। चलिए खत्म। और t का वैल्यू कितना है, इसको यहाँ पे लेके आया 100 माइनस 60/3, मतलब 40/3, ये है अपना टेंशन का वैल्यू, ठीक है। चलिए एक और करते हैं। वन किलो 2 किलो फिर 1 किलो, ठीक है। ऐसा कुछ है। चलिए इसको काट देते हैं, जिसको जी में काट देंगे, ठीक है। यहाँ पे कितना 10 काटने से पहले 10 20 30 10
40, राइट। तो इसमें अब क्या होगा, ये निकल गया, मतलब सिर्फ जी, राइट। फिर इसमें देखिए, इसमें अब ये 10 तो गया, 20 नीचे 30 ऊपर, मतलब टोटल एक्सेलरेशन कितना है, a इक्वल टू 30 माइनस 20/2, मतलब 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। फिर यहाँ पे टेंशन, यहाँ पे स्प्रिंग का जो फोर्स है 30, यहाँ पे 10, 40, यहाँ पे एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियसली 0 होगा, ठीक। इजी क्वेश्चन था, बहुत आसान सवाल है। चलिए अब हम बात करेंगे स्प्रिंग के कॉम्बिनेशंस के बारे में। स्प्रिंग का कॉम्बिनेशंस मतलब सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। देखिए थोड़ा ध्यान से समझेंगे, हमने एक चीज थोड़ी देर पहले सीखा था कि अगर ऐसा कुछ सेटअप है और हम यहाँ से सडनली काट देंगे, तो यहाँ पे सडनली फ्री एंड जनरेट होकर फोर्स 0, क्यों 0, फिर थोड़ा फोर्स देखते हैं। यहाँ पे देखिए ऐसे कट हो गया सपोज, तो यहाँ पे फोर्स और यहाँ पे फोर्स दोनों के दोनों सेम, इसलिए यहाँ पे नेट फोर्स 0, राइट। मतलब अगर कट करेंगे या दोनों पीसेस लेंगे तो यहाँ पे फोर्सेस सेम रहेगा, राइट। तो स्प्रिंग उल्टा अगर हम बोलेंगे तो दोनों स्प्रिंग को अगर जोड़ेंगे तो लाइन वाइज फोर्स सेम रहेगा, राइट। तो सपोज हम इस स्प्रिंग का लेंथ को L1 लेते हैं, तो यहाँ का सबसे पहले स्प्रिंग कांस्टेंट को हम K मान लेते हैं, ठीक है। तो F इक्वल टू सपोज इलांगेटेड लेंथ सोच लेते हैं, पहले का एकदम 0 लेंथ था, फिर खींच के L बनाए, तो KL इक्वल टू, अब एक काट के इसका सपोज हो गया L1, इसका सपोज हो गया L2, इसका K1, इसका K2, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, F सेम है, तो यहाँ पे K1 L1, K2 L2, सो KL K1 L1, K2 L2, सो K1 का वैल्यू कितना होगा, KL बाई L1, K2 का वैल्यू कितना होगा, KL बाई L2, ये K1 का वैल्यू और K2 का वैल्यू आ गया अपना, ठीक है। फिर अभी आते हैं स्प्रिंग के सीरीज के और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, सीरीज में क्या होगा, सीरीज में क्या सीखे, फोर्स सेम है, तो सपोज तीनों स्प्रिंग है, तो यहाँ पे एम मास है, K1, K2, K3। अच्छा फटाफट आप लोग यहाँ तक रफ्तार में उतार लीजिए थोड़ा। अब इसको थोड़ा सपोज अगर हम एक से elongate करेंगे तो यहाँ पे F1 F सेम रहेगा, F सपोज इसको हमने थोड़ा एक से elongate किया है, तो यहाँ पे F कितना होगा, K1 X1, ये सपोज elongate हुआ है X1, ये सपोज elongate हुआ है X2, ये X3, K1 X1, K2 X2, K3 X3, सिर्फ वैल्यू लेके बोल रही है, यहाँ पे आप माइनस भी ले सकते थे, मतलब आपने x खींचा है, इसके लिए यहाँ पे x X1 X2 X3, ये तीनों डिस्प्लेसमेंट्स है, ठीक है। फिर ये तीनों के बदले अगर एक को लेते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट, कि इक्विवेलेंट, इसको अगर x लेते हैं तो F माइनस के इक्विवेलेंट, ऐसे हम वैल्यू लेके बात करें तो के इक्विवेलेंट इंटू एक्स, राइट। अच्छा हम ऊपर को थोड़ा क्लीन कर रहे हैं।
देखिए फिर यहाँ पे हम बोल सकते हैं x, जो कि ये इलोंगेशन है, ये तीनों इलोंगेशन का सम है, क्योंकि अब आपने इसको x इलोंगेट किया था, इनके वजह से यहाँ पे x1 x2 x3 इनका इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स था। तो यहाँ पे x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3, सो f by k इक्विवेलेंट f by k1 f by k2 f by k3, so 1 by k equivalent equal to 1 by k1 plus 1 by k2 plus 1 by k3, ऐसा। ठीक है, इजी, फटाफट उतार लीजिए। इसको क्लियर कर रहे हैं, आप पॉज करके लिख लीजिए। फिर अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन लेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब कैसा है, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा, तीनों स्प्रिंग्स है, आपने इसको खींचा है x, तो हर एक का इलोंगेशन हो गया कितना, अभी का हर एक का इलोंगेशन हो गया है x x x, राइट। तो यहाँ पे तीनों का x x x सेम है, k1 k2 k3 अलग अलग है, तो इसलिए फोर्सेस का वैल्यू भी अलग अलग होगा। तो यहाँ पे f1 इक्वल टू k1x, f2 k2x, f3 k3x, तीनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में, f1 f2 f3, ये तीनों के बदले अगर एक को लेंगे तब क्या होने वाला है, दैट इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट। इसको अगर x खींचेंगे तो यहाँ पे f जनरेट होगा, k इक्विवेलेंट, so f इक्वल टू k इक्विवेलेंट इंटू x, दैट इज k1x plus k2x plus k3x, so from that k equivalent equal to k1 plus k2 plus k3, जो कि बहुत इजी है, राइट। फिर अभी देखिए एक एग्जांपल आपको दिखा देते हैं, इसके बारे में और थोड़ा आप पढ़ेंगे एसएचएम में, इसके बारे में हम भी बात करेंगे एसएचएम में। ये और ये एन मास है, देखिए दोनों ऐसे कनेक्टेड है, मतलब ये अगर x इलोंगेट होगा तो ये x कंप्रेस होगा, मतलब दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम सेम, डिस्प्लेसमेंट सेम सेम मतलब पैरेलल है। तो यहाँ पे k1 k2, k इक्विवेलेंट का वैल्यू होगा k1 प्लस k2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट टॉपिक में बात करेंगे, ये बेसिकली मास वेरिएबल प्रोसेस का एक एग्जांपल है, इसको लेके हम लोग बात करेंगे जब हम लोग मास वेरिएबल प्रोसेस सिस्टम पार्टिकल पढ़ेंगे। फिर भी यहाँ पे है थोड़ा, इसलिए बोल देते हैं, दैट इज रॉकेट प्रोपल्शन। रॉकेट प्रोपल्शन इज व्हाट, फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज ये कोई रॉकेट है, रॉकेट है जिसका किसी भी इंस्टेंट पे मास है m, इसका मास धीरे धीरे घटते हुए जा रहा है क्योंकि यहाँ से फ्यूल निकलते हुए जा रहा है। तो यहाँ से dm dt, दैट इज द रेट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल, ठीक है। और इसके वजह से यहाँ पे ये फोर्स जनरेट हो रहा है, और ये फ्यूल कितने स्पीड से निकल रहा है विथ रेस्पेक्ट टू द रॉकेट, मतलब अगर रॉकेट में बैठ के देखेंगे, मतलब रॉकेट को रेस्ट पे सोचेंगे, तो u इज द वेलोसिटी ऑफ फ्यूल विथ रेस्पेक्ट टू रॉकेट, ठीक है। तब ये फोर्स इज व्हाट बेसिकली dp dt, मोमेंटम चेंज का डायरेक्शन, मोमेंटम चेंज के साथ फोर्स इक्वल है, और यहाँ पे मोमेंटम चेंज हो रहा है इस तरफ और फोर्स लग रहा है उस तरफ, मतलब फोर्स और मोमेंटम चेंज दोनों ऑपोजिट है। यहाँ पे F इक्वल टू माइनस डी डी टी ऑफ, पी की जगह
हम डालेंगे मास इनटू जो वेलोसिटी है दैट इज योर u, दैट इज यहाँ पे हम लोग u को फिक्स रखते हैं और m वेरिएबल है क्योंकि मास धीरे धीरे घटते हुए जा रहा है फ्यूल निकलने की वजह से। माइनस u dm dt। चलिए सो f इक्वल टू माइनस u dm dt अगर हॉरिजॉन्टल रॉकेट है। अगर आप डायरेक्शन को नहीं लेना चाहते तो नॉर्मली आप f इक्वल टू u dm dt भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये डायरेक्शन की वजह से क्योंकि u का डायरेक्शन और f का डायरेक्शन अलग अलग है इसलिए हमने माइनस लिया है। ठीक है, ये हो गया अपना अप्रोच नंबर 1। फिर हम सीखेंगे अप्रोच नंबर 2। इसको फटाफट बता लीजिए पॉज करके। इसको क्लियर कर रहे हैं हम। देखिए मेथड 2 क्या है। सबसे पहले ये रॉकेट है हम जितने भी रॉकेट के बारे में अब बात कर रहे हैं सारे हॉरिजॉन्टल, फिर हम वर्टिकल के बारे में भी आएंगे। तो यहाँ से रॉकेट का सपोज इनिशियल वेलोसिटी v था और यहाँ से u विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट निकल रहा था। ठीक है, तो किसी भी इंस्टेंट पे इसका मास है m। अब थोड़े देर बाद क्या हुआ, ये रॉकेट से कुछ फ्यूल निकल गया तो रॉकेट का मास अभी कितना बन चुका है, रॉकेट का मास अभी बन चुका है m माइनस डी एम, कि dm मास रॉकेट से निकल गया। मतलब यहाँ से जो फ्यूल निकला है उसका मास है सपोज dm, और ये dm कितने वेलोसिटी से निकलेगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे मोमेंटम में चेंज हुआ है, मास में चेंज हुआ है, मास घटेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा। तो यहाँ पे v प्लस dv हो चुका है, राइट। क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से क्या मालूम है कि अगर मास घटेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, क्योंकि m भी कांस्टेंट है, तो m में घटेगा तो v में बढ़ेगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले u ये विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट था, मतलब रॉकेट पे अगर बैठ के देखेंगे तो u है वेलोसिटी, राइट। सो फ्यूल का रियल रिएक्शन वेलोसिटी कितना है, u माइनस v। तो यहाँ पे कितना होगा, u माइनस v प्लस dv, राइट। तो अभी अगर COLM लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाएंगे, तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम कितना है mv। अभी यहाँ पे फ्यूल का इंजेक्शन को हमने नहीं लिया था, तो यहाँ पे कितना होगा m माइनस डी एम v प्लस dv, और यहाँ पे dm उल्टे जा रहा है सो इसलिए माइनस dm u माइनस v माइनस dv। तो इसको अगर ब्रैकेट को तोड़ते हैं mv mdv vdm dm dv माइनस udm प्लस vdm प्लस dm dv। देखिए dm dv गया, mv गया, अच्छा vdm गया, सो mdv udm, सो mdv dt बोथ साइड dt ला देते हैं u dm dt। अब mdv dt कितना है, मास इनटू एक्सीलरेशन, दैट इज योर फोर्स। सो फोर्स वैल्यू इज f इक्वल टू u dm dt, ये फोर्स का वैल्यू है। और अगर डायरेक्शन लेना चाहते हैं u अगर इस तरफ है तो f इस तरफ होगा तो माइनस दे सकते हैं। ठीक है, फटाफट उतार लीजिए रफ्तार में। चलिए इसको क्लियर करते हैं। अब अगर वर्टिकल रॉकेट लेंगे तब उसमें क्या होगा, वर्टिकल रॉकेट लेंगे, वर्टिकल रॉकेट, वर्टिकल रॉकेट मतलब ऐसा कुछ है, मतलब यहाँ पे इनिशियली ग्रेविटी काउंट में आएगा। तो यहाँ पे F लग रहा है, F इक्वल टू माइनस u dm dt। अच्छा यहाँ पे इनिशियल मास था m, तो
यहाँ पे इनिशियल मास नहीं, हम लोग किसी भी इंस्टेंट पे मास लगाए, एकदम रॉकेट जब चलना चालू किया था तब का वेलोसिटी मान, तब का मास इनिशियल मास मान लेते हैं। इनिशियल मास m इक्वल टू मास आफ्टर t सेकेंड, ठीक है। m नॉट इज इनिशियल मास and this one is mass after t second. Now what I can say, the net upward force, that is what, F minus mg. So ये suppose a acceleration से रॉकेट ऊपर जा रहा है, so a m a F minus mg, that is m dv dt minus u dm dt माइनस एम जी। तो यहां से तो निकाल सकते हैं डी वी माइनस यू डी एम बाई एम जी डी टी। इंटीग्रेट मारिए, जब टाइम जीरो था वेलोसिटी जीरो था, टी तब मास, अच्छा यहाँ पे इनिशियल मास एम नॉट था क्योंकि मास के ऊपर इंटीग्रेशन हो रहा है, टी टाइम बाद मास एम हुआ है, टी टाइम बाद वेलोसिटी वी हुआ है। नाउ इंटीग्रेशन dx by x इज ln x और log x by c, वट एवर यू कैन से। ये फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे v नॉट v u ln m नॉट m g t 0 to t, so v minus v naught minus u ln m minus ln m naught minus gt। फिर यहाँ पे माइनस को अंदर ले लेंगे तो v इक्वल टू v नॉट प्लस, ये माइनस आ जाएगा तो ये प्लस और ये माइनस, तो u ln m नॉट बाई m माइनस gt। ये आ गया वेलोसिटी ऑफ रॉकेट आफ्टर t सेकेंड का एक्सप्रेशन, ठीक है। फटाफट उतार लीजिए, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट आफ्टर t सेकेंड। इसको पॉज करके लिख लीजिए। अब इससे हम डिस्प्लेसमेंट को लाएंगे। डिस्प्लेसमेंट को कैसे लाएंगे, ये वी नॉट को इंटीग्रेट मारेंगे, v इक्वल टू वी नॉट प्लस यू लॉन एम नॉट बाई एम माइनस जी टी। सो v इज व्हाट, dx by dt v naught u ln m naught by m gt। so dx v naught dt u ln m naught by m dt minus gt dt। इसको क्लियर कर देते हैं ताकि आपको देखने में थोड़ा आसान हो जाए। तो इसको अगर इंटीग्रेट मारेंगे तो इंटीग्रेशन dx इक्वल टू वी नॉट इंटीग्रेशन dt u ln m नॉट बाई m इंटीग्रेशन dt g t dt 0 0 0, ये 0 t t t ये x, क्योंकि जब टाइम t तब डिस्प्लेसमेंट x, तो x इक्वल टू वी नॉट t u ln m नॉट बाई m, हम यहाँ पे u को कांस्टेंट मान रहे हैं, इंटू टी माइनस जी ए टी डी टी इज टी टू द पावर 1 plus 1 upon 1 plus 1 0 to t x इक्वल टू वी नॉट टी यू टी ln m नॉट बाई m जी टी स्क्वायर अपॉन 2। ये डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टी सेकेंड का एक्सप्रेशन। खत्म कर लीजिए। इसको हम फिर से पढ़ेंगे तो सिस्टम पार्टिकल में हम लोग मास वेरिएबल प्रोसेस पढ़ेंगे। ऐसे सैंड, मतलब डब्बे में से सैंड पड़ रहा है, एक गाड़ी में गाड़ी चल रहा है चलते चलते सैंड पड़ रहा है। ऐसे बहुत सारे केसेस लेंगे जहाँ पे एक्सटर्नल प्रेजेंट रहेगा, एक्सटर्नल नॉट प्रेजेंट रहेगा, ऐसे सारे केसेस लेंगे, ठीक है। अब ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर को हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग और धीरे धीरे बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेंगे और आपको धीरे धीरे प्रॉब्लम शीट भी सॉल्व, मतलब
सब प्रॉब्लम शीट भी आपको धीरे धीरे भेजा जाएगा। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए बाय।